माय यूट्यूब चैनल श्रेयस क्लासेस। आज हमने एक चैप्टर को एंड अप करना है। जो चैप्टर हमारा चल रहा था इंडिया, पाकिस्तान, चाइना, अ कंपैरेटिव स्टडी, उसके हमारे लास्ट के दो टॉपिक्स बचते हैं सिर्फ। दैट इज एरियाज वेयर इंडिया हैज एन एज ओवर पाकिस्तान। कुछ ऐसे एरियाज, कुछ ऐसी फील्ड्स बताएंगे जहां पे इंडिया जो है पाकिस्तान से बेटर है। सबसे पहला पॉइंट लिखा है, इन द एरिया ऑफ स्किल्ड मैन पावर, रिसर्च एंड डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट, इंडिया इज इन बेटर प्लेस देन पाकिस्तान। तो इंडिया से हम बेटर किस चीज में? सबसे पहला मैन पावर, रिसर्च एंड डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट्स, इंडिया इज बेटर। समझ आ गई बात? याद हो जाएगा पहला पॉइंट। दूसरा, इंडिया हैज शोन रिमार्केबल ब्रेक थ्रू in the export of software after 1991. Pakistan is far behind। कह रहे सॉफ्टवेयर का एक्सपोर्ट इंडिया से बहुत ज्यादा बढ़ गया है आफ्टर 1991। मतलब हमारी सॉफ्टवेयर में भी हम उनसे काफी बेटर है। इज इट क्लियर? दो चीजों में बेटर हो गए हम, पहला मैन पावर, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, और दूसरा सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट में। पॉइंट नंबर 3, Indian scientists are perfect in the area of defense technology, space research, electronics, etc. Pakistan has far behind। पाकिस्तान इन चीजों में भी हमारे से पीछे है। तो आपको तीनों पॉइंट समझ आ गए। तीन चीजों में हम पाकिस्तान से बेटर हैं। पहला न्यू मैन पावर, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, दूसरा सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट, तीसरा डिफेंस टेक्नोलॉजी, स्पेस रिसर्च, इलेक्ट्रॉनिक्स एक्सेट्रा। पॉइंट नंबर 4, द नंबर ऑफ पीएचडी प्रोड्यूस्ड इन इंडिया, प्रोड्यूस्ड बाय इंडिया। पीएचडी मतलब समझते हैं, जिन्होंने किसी एक फील्ड का एक्सपर्टाइज, मास्टर से भी नेक्स्ट लेवल कोर्स किया हुआ है, जिसके नाम के आगे डॉक्टर लग जाता है। आप देखते हैं कॉमर्स में भी कुछ लोग डॉक्टरेट की डिग्री ले लेते हैं, तो दे आर द पीएचडी होल्डर्स। तो कह रहे हैं द नंबर ऑफ PhD produced by India in science and engineering is about 5,000 every year। हर साल हम कितने PhD होल्डर प्रोड्यूस होते हैं इंडिया में? 5,000 लोग, which is higher than the entire stock of PhD in Pakistan। उनके पास टोटल 5,000 नहीं है जितने हम हर साल हमारे यहाँ PhD होल्डर्स होते हैं। नेक्स्ट, India has also performed better in adult literacy rate, female literacy rate, gross enrollment ratio than Pakistan। हमारा लिटरेसी रेट, ओवरऑल लिटरेसी रेट, या फीमेल लिटरेसी रेट, या फिर एनरोलमेंट रेशियो, यानी कि कितने लोग एजुकेशन के लिए अपने आप को एनरोल करा रहे हैं, वो हमेशा बेटर होता है देन पाकिस्तान। इज इट क्लियर? नो डाउट्स। हमारे 5 के 5 पॉइंट खत्म हो गए जहां पे हम पाकिस्तान से बेटर हैं। नेक्स्ट पॉइंट, एरियाज वेयर पाकिस्तान हैज एन एज ओवर इंडिया। कुछ ऐसे पॉइंट्स भी हैं जहां पे पाकिस्तान हमारे से बेटर है। नंबर 1, पाकिस्तान हैज शोड बेटर रिजल्ट इन द केस ऑफ माइग्रेशन ऑफ वर्कफोर्स फ्रॉम एग्रीकल्चर टू इंडस्ट्रियल और माइग्रेशन फ्रॉम रूरल टू अर्बन एरियाज। उनके में लोग शिफ्ट बहुत जल्दी हो रहे हैं, चेंजेस को बहुत जल्दी अडॉप्ट कर रहे हैं as compared to India। समझ आ गया पहला पॉइंट। नंबर 2, by reducing below poverty line population to 29.5, Pakistan have shown better human face with its growth strategy than India। वहां पे बीपीएल के नीचे रहने वाली जो पॉपुलेशन है वो इंडिया से कम है। इंडिया में बिलो पॉवर्टी लाइन यानी गरीब लोग ज्यादा हैं as compared to पाकिस्तान। नेक्स्ट पॉइंट, पॉइंट नंबर 3, external trade have expanded much faster in Pakistan than India। कह रहे हैं पाकिस्तान का जो एक्सटर्नल ट्रेड है, जिसे हम एक्सपोर्ट इंपोर्ट बोलते हैं, वो इंडिया से बेटर है। द ट्रेड जीडीपी इन पाकिस्तान इज 20%, विच इज ट्वाइस दैट ऑफ इंडिया। इंडिया में 10% है जीडीपी का, एक्सपोर्ट पाकिस्तान का 20% है। हमारे यहाँ एक्सपोर्ट कितना होता है जीडीपी का? 10%। वो जीडीपी का कितना एक्सपोर्ट कर रहे हैं? 20%। इज इट क्लियर? तो तीन चीजों में हमारे से बेटर हो गया पाकिस्तान। पहला माइग्रेशन रेशियो, दूसरा पॉपुलेशन बिलो पॉवर्टी लाइन,
पॉपुलेशन बिलो पॉवर्टी लाइन, और थर्ड हमने पढ़ा एक्सपोर्ट विद रिस्पेक्ट टू जीडीपी। क्लियर? नेक्स्ट, द एफिशिएंसी ऑफ इन्वेस्टमेंट इन पाकिस्तान इज हायर, मतलब जब वो पैसा इन्वेस्ट करते हैं, इन्वेस्ट करके जो उनकी अर्निंग और सेविंग कैपेसिटी है उसको हम बोलते हैं एफिशिएंसी ऑफ इन्वेस्टमेंट, मतलब जितना लगा रहे हैं उससे ज्यादा कमा रहे हैं, वो पाकिस्तान में ज्यादा है एज कंपेयर टू इंडिया। द एफिशिएंसी ऑफ पाकिस्तान, वो एफिशिएंसी ऑफ इन्वेस्टमेंट इन पाकिस्तान इज हायर देन इंडिया इररिस्पेक्टिव ऑफ द लो रेट ऑफ इन्वेस्टमेंट। भले ही इन्वेस्टमेंट कम होती है लेकिन उनकी अर्निंग ज्यादा हो जाती है। क्लियर हो गई बात? लास्ट पॉइंट, पाकिस्तान हैव अचीव्ड बेटर रिजल्ट एज रिगार्ड टू असेस टू इम्प्रूव्ड वाटर रिसोर्सेज। वाटर रिसोर्सेज जो है पानी, वहां पे ज्यादातर एरियाज में अवेलेबल है एज कंपेयर टू इंडिया। इंडिया में कितने परसेंट लैंड में इरिगेशन फैसिलिटी थी? 45% लैंड में इरिगेशन थी। पाकिस्तान में इससे बेटर पोजीशन है। इज इट क्लियर? 5 पॉइंट जहां पे पाकिस्तान इंडिया से बेटर है, 5 पॉइंट जहां पे इंडिया पाकिस्तान से बेटर है। बेटा देखो, ऑब्वियसली हमें पता है कि इंडिया और पाकिस्तान का टचअप बार बार होता है, तो एग्जाम में भी होता है, तो कोई बड़ी बात नहीं आ जाए। और इस बार चाइना से आने के चांसेस ज्यादा है। ठीक है, हम सबको रीजन समझ आते हैं। पढ़ते हैं, चाइना एज ओवर इंडिया। चाइना हमारे से बेटर कब कब हो चुका है ऑलरेडी? कितने पॉइंट है देखते हैं। सबसे पहला, द चाइनीज रिफॉर्म्स प्रोसेस बिगिन मोर कॉम्प्रिहेंसिवली ड्यूरिंग द 80s। कह रहे उन्होंने अपने रिफॉर्म्स यानी इकोनॉमिक रिफॉर्म कब लगा दिए थे? 80s में। 80s में, अपनी बात नहीं कर रहे चाइना ने। एट द टाइम इंडिया वॉज इन द मिड स्ट्रीम ऑफ स्लो ग्रोथ प्रोसेस। उस टाइम इंडिया स्लो ग्रोथ प्रोसेस में चल रहा था और वहां रिफॉर्म्स बिगिन हो गए थे, जिससे कि वहां की ग्रोथ बढ़ गई थी। वहां पे उन्हें एज मिली थी इंडिया से पहले। नंबर 2, in 90s after new reforms India focused more on GDP growth while China have focused more on poverty elevation। देखो बेटा क्या होता है, पहले तो हम GDP बढ़ाते हैं, जैसे ही हमारे यहाँ न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म आते हैं हम क्या करते हैं? GDP बढ़ाते हैं, क्योंकि नई नई कंपनियां आती हैं, नए लोग आते हैं हमारे देश में लिबरलाइजेशन प्राइवेटाइजेशन के थ्रू। अब नए लोग आ रहे हैं तो क्या होता है, नई कंपनी आएंगी, GDP बढ़ेगी। कह रहे जैसे ही इकोनॉमिक रिफॉर्म आता है जीडीपी बढ़ती है। हमारे यहाँ इकोनॉमिक रिफॉर्म आए 90s में। जब इकोनॉमिक रिफॉर्म आए हम किस पे फोकस करेंगे? जीडीपी पे, प्रोडक्शन बढ़ाएंगे। पाकिस्तान उस टाइम, सॉरी चाइना उस टाइम फोकस किस पे कर रहा था? पॉवर्टी एलिवेशन पे, क्योंकि उसके देश की जीडीपी ऑलरेडी बहुत ज्यादा बढ़ चुकी थी, क्योंकि उसने 80s में लॉन्च कर दी थी पॉलिसी। तो यही लिखा है दूसरा पॉइंट। In 90s, after new economic reform, India focused on GDP growth while China have focused on poverty elevation. Due to this, the rural poverty in China declined by 85%, while in India it is declined by only 50%. समझ आ गई बात? इसलिए चाइना बेटर हो गया था। Point number 3, agriculture reforms are more effective in China than in India. The China have focused the policy of individual cultivation rather than collective cultivation। कह रहे चाइना ने एग्रीकल्चर में भी हमारे से बेटर किया था। क्यों? क्योंकि वो फॉलो करता था इंडिविजुअल कल्टीवेशन, जिसका लैंड है वही काम करेगा। और हमारे यहाँ हम क्या कह रहे थे? हमारे यहाँ गरीब फार्मर है, हम कह रहे थे मिल के काम करो। हमने पढ़ा था ना, हमने उनके अंदर क्या प्रमोट किया था? कलेक्टिव या कोऑपरेटिव एग्रीकल्चर पढ़ा था हमने वहां पे। कोऑपरेटिव एग्रीकल्चर में क्या पढ़ा था कि सारे जो छोटे छोटे फार्मर्स हैं वो मिल के फार्मिंग करेंगे तो इनपुट सस्ता मिलेगा और आपके पास परचेजिंग पावर आ जाएगी। क्लियर? उन्होंने क्या शुरू किया था? इंडिविजुअल क्रॉपिंग। क्लियर? पॉइंट नंबर 4, चाइना हैव अचीव्ड ग्लोबल एक्सपोजर ऑफ द कंपनी इन अ मोर वाइडर सेंस देन इंडिया बिकॉज, कह रहे हैं चाइना को ग्लोबल एक्सपोजर ज्यादा मिला था, चाइनीज जो भी कंपनीज थी। क्यों? नंबर 1, चाइना अलाउड फॉरेन इन्वेस्टमेंट 100% इक्विटी इन्वेस्टमेंट। चाइना ने 100% इक्विटी इन्वेस्टमेंट अलाउ कर दी थी बहुत पहले, हमने तो अब 100% अलाउ किया है। आपने पढ़ा था
न्यू रिफॉर्म में भी हमने पहले 40 से 50% पे लाए थे, 51 पे लाए थे, फिर 70 पे, और फिर जाके हमने 100% अलाउ किया था। चाइना ने बहुत पहले 100% FDI अलाउ कर दिया था। नेक्स्ट, चाइना अलाउड द फॉरेन इन्वेस्टर्स द फ्रीडम टू हायर और फायर द वर्कर्स, यानी कि वो अपने कितने भी वर्कर को कभी भी रख सकते हैं और कभी भी निकाल सकते हैं। ये बहुत अच्छा फ्रीडम दिया था उन्होंने। बाहर की कंपनी आ रही है, आप आए काम करें, आपको वर्कर पसंद आता है रखो, कल को नहीं पसंद आ रहा निकाल दो, आपकी मर्जी, हायर एंड फायर जब मर्जी करो। इंडिया में ये रूल अलाउड नहीं है। आज तक हम कहते हैं कि अगर आपको किसी को जॉब से निकालना है आपको 1 महीने पहले का नोटिस देना पड़ेगा, तो हायर एंड फायर इज नॉट अलाउड इन इंडिया। तो इस वजह से चाइना को एक एज मिली कि बड़ी बड़ी कंपनियों ने सोचा कि अगर अच्छा होगा तो रख के देख लेंगे, नहीं होगा तो निकाल देंगे, कोई बाउंडेशन नहीं है हमारे पास। और ये भी 1 महीने का रूल तो अब आया इंडिया में। पहले तो क्या होता था कि अगर वर्कर रख लिया तो एग्रीमेंट करो, और जितने टाइम का एग्रीमेंट है उससे पहले निकाल नहीं सकते। तो इस तरह के बेकार रूल्स थे जिससे कि वर्कर लेजी हो जाते हैं। सरकारी जॉब में भी तो यही प्रॉब्लम है। सरकारी जॉब में भी कह दें कि जितने दिन काम करेगा उतने दिन रखेंगे, नहीं करेगा निकाल देंगे। देखना सरकारी जॉब की इंपॉर्टेंस कैसे खत्म होगी। लोगों को सेफ्टी यही लगती है कि सरकारी जॉब लेनी जितनी मुश्किल है ना, उतना ही मुश्किल सरकारी जॉब से निकालना भी है। एक बार अगर हायर हो गया, आपको जॉब मिल गई ना, तो निकालते भी नहीं है जल्दी से। आगे बढ़ते हैं। इस पॉइंट को 2 पॉइंट पढ़ लिए। लेट्स मूव ऑन टू द पॉइंट नंबर डी, क्योंकि वो थोड़ा सा स्किप्ड है, वो समझ नहीं आ रहा। चाइना हैज लिबरल इन अलाउइंग FDI इन रिटेल। कह रहे चाइना ने FDI रिटेल सेगमेंट में भी अलाउ किया था। मैंने आपको बताया था रिटेल सेगमेंट का मतलब क्या है, रूटीन की जो छोटी मोटी शॉप्स होती है वो भी अलाउ कर दी। आप खुद सोचे, ये जो हमारे इंडिया में अब आपको चीजें मिलने लगी, फॉरेन कंपनीज के 5-5 रुपए के चिप्स के पैकेट्स आ रहे हैं। आप देखते हैं बड़ी बड़ी कंपनियां 5-5 रुपए का चिप्स बेच रही हैं। ये जो रिटेल सेगमेंट है हमने अब अलाउ किया, पहले ये नहीं था। आप लोगों को अपना बचपन याद होगा, जब आप 5 रुपए का या 2 रुपए का चिप्स का पैकेट खाते थे, वो सिर्फ लोकल कंपनी के मिलते थे आपको, ठीक है, लोकल होते थे। और लोकल से भी पहले आप लोगों ने शायद चिप्स तो खाए नहीं होंगे बचपन में, सोया खाते थे आप 1-1 रुपए के, और ये और वो। रीजन क्योंकि FDI को रिटेल सेक्टर में अलाउ ही नहीं किया था। अब जब से बड़े ब्रांड आए हैं, आप देखो लोकल चिप्स या लोकल सोया आप परचेज ही नहीं करते। अब क्या होता है, रिटेल सेक्टर में अगर FDI को आप अलाउ कर रहे हैं, इससे जो लोकल कंपनीज हैं वो बिल्कुल एंड अप हो जाती है। यही है, चाइना ने लिबरल अलाउ किया था रिटेल सेक्टर में। बिकॉज ऑफ ऑल दीज सेक्टर, चाइना हैज इमर्ज्ड एज अ सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड, जिस वजह से चाइना पूरे वर्ल्ड की सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी बनी, while इंडिया इज स्टिल लैगिंग बिहाइंड। और इंडिया अभी बहुत पीछे है इस चीजों में। इज इट क्लियर? तो यही टॉपिक और चैप्टर हमारा दोनों खत्म होता है। हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे नया टॉपिक, नया चैप्टर, और अब हम स्टार्ट करने वाले हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो अभी के लिए फिलहाल बाय बाय।